स्टार्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं, है ना। C1 ये क्या है? A stone of mass 16 kg attached to a string will in horizontal smooth surface ऐसे करके है, और यहाँ पे ये है 16 kg का मास और लेंथ 144 मीटर। हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसे मूव कर रहा है ये, और 144 मीटर है। मैक्सिमम टेंशन, जो टेंशन मैक्सिमम है इसमें वो 16 न्यूटन है। कौन सा पूछ रहे हो बेटा आप? सर C1 वो स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 200 ग्राम। एक मिनट, वो पार्ट 2 में होगा फिर। एक मिनट, सॉरी मैंने पार्ट 1 में कर रखा है, मैंने गलत पढ़ दिया। ओके, ये है C1 small sphere the rectangular experiment whose apparently fixed the ceiling the sphere is made to describe the horizontal surface calculate the time period of the conical pendulum। तो conical pendulum का ये आपको टाइम पीरियड निकालना है ऐसे, सही है। और इसका मास दे रखा है 0.2 kg और जो लेंथ दे रखी है वो 1.3 मीटर ये, और रेडियस जो है ये दे रखी है 130 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर। तो मेरे को आप हाइट एच निकाल सकते हो क्या इसकी? हाँ निकाल सकते हैं। कितनी आएगी? 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, तो 1 कितनी आई? 10 18 इंटू 8 तो 36 इंटू 4। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 2 120 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी आएगी 120 सेंटीमीटर। तो इसका कॉनिकल पेंडुलम मैंने जब आपको पढ़ाया था तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, T = 2 पाई रूट h अपॉन g। h अपॉन g, व्हाट इज h? h is the height of the center from the ceiling। या ऐसे भी लिखाया था मैंने इसे, 2 पाई = L cos थीटा अपॉन g, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ये तो है L, ये है थीटा, और ये होता है L cos थीटा जो कि h के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई रूट h निकाल लिया 1.2, और g की वैल्यू सुना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, और बोर्ड पे देखो g की वैल्यू को पाई स्क्वायर लिख रखा है इसमें, ये रहा। तो ये बाहर आ जाएगा 2 पाई अपॉन पाई रूट 1.2। एक मिनट रुको, इससे 1.2, अब 1.2 का स्क्वायर रूट देख लो कितना होगा। पाई स्क्वायर = 10। एक मिनट, ये ऐसे था ना, ये ठीक था। तो पाई स्क्वायर को आप अंदर लोगे, बात तो एक ही पड़ेगा, इससे कटना ही है, तो ये आ जाएगा 2 रूट 1.2 आ जाएगा, है ना। तो आप देखो इसका 1.2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1.09। तो 2.8। सेकंड आंसर आ रहा है नहीं? कुछ ऐसा ही होगा आंसर। हाँ तो 6/5 ही आएगा। हाँ 6/5 ही आएगा ना। 2 रूट 12 अपॉन 10 और दिस इज 6 अपॉन 5। ऐसे
फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1 में F6 F6 यस ये ना यस सर in the given figure shown a lift goes downward with a constant acceleration constant retardation नीचे की ओर जा रही है constant retardation यस revolving in a horizontal circle time period कितना दे रखा है 2 सेकंड the distance between the center and the circle ऐसे center and the circle center of the point of suspension is 2 meter ये h की वैल्यू पे find the retardation lift और g की वैल्यू पे तो देखो यदि ये नीचे की ओर जा रहा है और इसमें रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन किधर होगा एक्सेलरेशन और जब आप किसी लिफ्ट में बैठते हो और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो और यदि आप किसी पॉइंट मास को कंसीडर करोगे तो उसमें जो mg इफेक्टिव होता है वो g प्लस ए हो जाता है तो g इफेक्टिव इस केस में जो होगा वो g प्लस ए हो जाएगा बात समझ में आ रही है नहीं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 बाय रूट h अपॉन g इफेक्टिव बात समझ में आई तो टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड और h कितना दे रखा है 2 और ये g इफेक्टिव आ जाएगा तो 2 से 2 1 upon pi root pi और दिस इज g इफेक्टिव 1 upon pi स्क्वायर 2 g इफेक्टिव तो g इफेक्टिव जो होगा वो 2 into pi स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10 तो हो जाएगा 20 ये हो जाएगा g plus a equal to 20 तो a की वैल्यू हो जाएगी 20 minus 10 equal to 10 meter per second this is the answer नेक्स्ट बताओ तो पार्ट 2 में A3 और B3 ओके tangential acceleration constant magnitude the speed of the particle is 80 meter per second at the second revolution after motion has begun the tangential acceleration so आपको ये बताना है कि इसमें रेडियस दे रखी है 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड स्टार्ट होता है u बराबर 0 से एक चक्कर लगा लेता है फिर दो चक्कर लगाता है
तो जो उसकी आफ्टर टू रेवोल्यूशन जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 80। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 80 से ऐसे भाग रहा है। तो ये बताओ दो चक्कर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना? तो जो s डिस्टेंस कवर करी उसने 2 पाई आर, 2 into 2 पाई, r की जगह 20 अपॉन पाई, 4 दूनी 80 मीटर। बात समझ में आई नहीं? तो हमें ये बताना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखा 0 थी, घूम घाम करके स्पीड हो गई 80 स्क्वायर 2 into 80, तो 80 into 80 इक्वल टू 2 into 80, ये कट जाएगा और 80 इक्वल टू 280, तो 80 जो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। Particles going with constant speed along a uniform helical and path separated. The velocity of the particle is constant. अच्छा। Particle is going with constant speed along a uniform helical path. Helical and spiral path separately as shown in figure. Vertical acceleration of particle is negligible. The velocity of particle is constant. नहीं, in both cases नहीं। देखो ध्यान से, अगर जो मैं इसे कंसीडर करूं तो क्या है? The magnitude of the velocity of particle is constant. नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट कैसे होगी? डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी कैसे होगी? नहीं, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, नहीं। इसमें तो इस वाले केस में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान ले ये है। वर्टिकल एक्सेलरेशन को इसने क्या मान रखा? 0, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि रेडियस तो सेम है इस केस में। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, है ना, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड a में तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, और इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसमें एरो जो बना हुआ वो सर्कल बड़ा हो रहा है। अच्छा, सर्कल बड़ा हो रहा है, तो जब सर्कल बड़ा हो रहा है तो रेडियस बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन जो होगा डिक्रीज होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना। रेडियस इसमें बढ़ेगी तो स्पीड तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हो जाएगा छोटा। क्लियर है क्या बात? F1 F2 ओके। Train runs from east to west and another train B same mass runs from west to east at the same speed with respect to Earth along the equator। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बोल के देखो। जैसे मान लिया अर्थ है हमारे, तो ये ऐसे रोटेट करती है ना, ये ईस्ट होता है वेस्ट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बात समझ में आती है क्या? तो जो अर्थ होती है वो ऐसे रोटेट कर रही है, यू रोटेट कर रही है। किधर से? अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है क्या बात?
अब ट्रेन ए है, अब ये ट्रेन ए है, यूं आ रही है ट्रेन ऐसे करके यूं, और कहां से आ रही है? ईस्ट से वेस्ट आ रही है, सही है। और ट्रेन बी है, वो ऐसे जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, सही है बात? अच्छा, अब आप इस पे बैठ जाओ यहाँ पे, तो यदि अब सेम स्पीड से जाती है, यदि आप इस पे बैठ गए तो ये तो हो गई रेस्ट पे, तो मान लिया मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ऐसे थी, तो ये v1 से थी, ये भी v से थी, ये भी v से थी, लेकिन अपनी स्पीड है इनकी अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ तो ऐसे ही घूम रही है, तो ये b है, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो वेलोसिटी ऑफ ए होगी वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगी, और जबकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अर्थ माइनस वी हो जाएगी, है ना, इसके अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब ये कर रहे हैं सर्कुलर मोशन ऐसे यूं, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा एक तो mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स जो होगा टुवर्ड सेंटर वो होगा mg माइनस नॉर्मल, और वही देगा इसे mv स्क्वायर अपॉन r ऐसे करके। लेकिन एक चीज और है इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा जब आप अर्थ पे बैठे हो, तो इसे ऐसे नहीं कर सकते आप उठने देखो। इस ट्रेन को जस्ट यहाँ पे कंसीडर कर लो आप, जैसे ही है ना, यहाँ पे कंसीडर यदि आप करोगे तो एक से आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा इस पे एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और mg लगेगा इधर, साथ में लगेगा नॉर्मल ऐसे, है ना, हाँ सेंट्रीफ्यूगल है ये, है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में या तो आप इसे ग्राउंड से देख लो, आप इसे ऐसे देखो, बाहर से देखोगे तो mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होगा, है ना, तो जो m होगा वो mg, लेकिन हमने ये जो वेलोसिटी लिखी है वो वेलोसिटी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, आप इसे क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मत लिखो, आप क्या लिखोगे, थोड़ा मेरे को पढ़ना पड़ेगा सवाल में, कंफ्यूज हो गया इसमें। एक ट्रेन ए रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट द सेम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे रखी है, मैंने गलत कर दिया, ये जो स्पीड है v और b ये अर्थ के रिस्पेक्ट में दी हुई है, थोड़ा सा देखो, सही है क्या बात? हाँ, तो जब हम यहां से देखेंगे स्पेस से देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इसकी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यदि दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अर्थ तो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ v जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अर्थ प्लस v हो जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी ऑफ a जो हो जाएगी
वो हो जाएगी VE माइनस V रिलेटिव वेलोसिटी से। बोलते लेकिन देखो में b माइनस नहीं होगा। देखो इधर एक बार देखो, अगर जो मान लिया ये ट्रेन भी थी यस और ये रेस्ट पे है और ये वाला पोर्शन जो है वो अर्थ का VE है उसकी वेलोसिटी, तो हम जब स्पेस से देखेंगे तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? V दिखाई देगी। लेकिन ये यदि अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर और चलने लगे V वेलोसिटी, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी हो जाएगी? V प्लस V। ठीक है। और इसी तरीके से वो V माइनस V। हाँ यस ठीक है। अब ये है कि स्पेस के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, हाँ है ना? तो सर्कुलर मोशन में तो नेट फोर्स जो होगा टुवर्ड द सेंटर वो कितना होगा? mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर होगा। तो जो n होगा वो mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r होगा। यस सही है? तो फॉर b जो nb होगा वो mg माइनस vb स्क्वायर होगा अपॉन r, और जो na होगा वो mg माइनस nva स्क्वायर अपॉन r होगा। सही है? तो v भी बड़ा है और va छोटा है, हाँ तो ये बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी छोटी हुई, छोटा हो गया यस। तो nb इज ग्रेटर देन na। ये आंसर है इसका। एक बार चेक कर लो बेटा आंसर इसका जरा, यानी कि पर n a शुड बी ग्रेटर देन n ना। ये बड़ा है तो ये छोटा हो गया, तो nb शुड लेस देन na, यानी कि n2 इज लेस देन n1। ए ऑप्शन दे रखा होगा, चेक करना एक बार। यस सर ऑप्शन राइट है। सही है। वो जो वेलोसिटी दे रखी है ये अर्थ के रिस्पेक्ट में दी हुई है क्वेश्चन में। यस यस ठीक है, इसके बाद F2। यस चलो F2 तो वैसे मेरे को करा देना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने कराया नहीं। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये कराते हैं सब, ये कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो बोर्ड पे लिख, आप इसे चाहे कॉपी पे भी लिख लेना, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ही कराते हैं इसे, यदि ये अर्थ है और ये रोटेट कर रहा है, सही है? तो यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, तो आप अर्थ पे बैठ जाओ, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसके फोर्स कितने लगेंगे? बोर्ड पे देखो। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक तो लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल और एक लगेगा सूडो फोर्स। बोलो इक्वेटर, ये क्या है भाई? दिस इज द इक्वेटर ऑफ द, है ना? तो अब ये देखो इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात? इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो mg माइनस mre ओमेगा स्क्वायर होगी। कॉपी पे लिख लेना बेटा इसे, है ना? तो वैसे तो बोर्ड पे देखो वेट ऑफ द बॉडी, कॉपी करो यहां तक फिर बताना।
सर। है ना। तो ये बताओ वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी जैसे मान लिया वेट ऑफ द बॉडी होता है नॉर्मल रिएक्शन। नहीं यही बात समझ में? वेइंग मशीन पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तो उसमें बताया था वेट ऑफ द बॉडी जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो इक्वेटर पर नॉर्मल रिएक्शन कम है। एट इक्वेटर नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेग mg से कम है। कितना कम है? mre ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आती है नहीं? तो ये है वेग। तो एट इक्वेटर वेट इज लेस और इसे कहते हैं अपीयरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसे? अपीयरेंट वेट। apparent weight is less than actual weight। mg से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? mre होता है इसका। टॉपिक हो यहां तक, फिर मैं बताऊं। अपीयरेंट वेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अपीयरेंट वेट। तो अपीयरेंट वेट का मतलब है यदि मैं इसे fg फैक्टिव लिखूं, mg डैश लिखूं या g फैक्टिव लिखूं, है ना, तो ये हो जाएगा mg माइनस mre ओमेगा स्क्वायर। ऐसे हो जाता है। तो यहां पर g की वैल्यू जो होगी g फैक्टिव, ये हो जाती है mg माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आर तो होती है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और जो ओमेगा होगा वो होगा 2 पाई टी और टी की वैल्यू होती है 24 आर यानी 24 इंटू 33 सेकेंड। ऐसे करता है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यहां पे रखोगे जी फैक्टर 9.8 और जब आप इसकी वैल्यू रखोगे इंटू 10⁻³ और 24 इंटू सेकेंड, अरे ये तो हो जाएगा 2 पाई/24 36 का स्क्वायर। तो 9.8 माइनस 0.002, अभी मैं इसे देख करके बताता हूं कितना आता है ना।
7.9.79। हाँ भाई, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी ये 0.002 आती है ना। तो जी इफेक्टिव जो होता है इक्वेटर पर वो 9.78798 ऐसे होती है मीटर पर सेकंड। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, एक बार अपने हाथ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो ये लगभग 0.002 आएगा। तो इसका मतलब जी की वैल्यू जो होती है इक्वेटर पर कम होती है, इसे हम ग्रेविटेशनल में भी पढ़ाएंगे। यानी कि हमारा अपीरेंट वेट इक्वेटर पे कम हो जाता है। ठीक है बात। अब ये देखो, जो अपीरेंट वेट है यानी कि mg डैश, ये mg इफेक्टिव mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब यदि हम देखो मास तो बॉडी का है और रेडियस तो अर्थ की है ओमेगा। वैसे तो ओमेगा जो है वो 2π/t इतना होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली यदि मैं इसकी ओमेगा को बढ़ा दूं तो अपीरेंट वेट क्या होगा? और कम हो जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि हम इसकी क्वेश्चन में जो दिया है ओमेगा को कितना कर दें कि अपीरेंट वेट 0 हो जाए, ये पूछ रहा है। समझे बात? हाँ, इफ फाइंड ऐसे लिखेंगे, फाइंड ओमेगा। हाँ अच्छा, क्या हो गया? वीडियो ऑफ हो गई। यस एक ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी फिर, है ना? क्वेश्चन पढ़ लो अभी। हाँ भाई, तो फाइंड ओमेगा सो दैट अपीरेंट वेट बिकम 0। तो mg इसे 0 कर देंगे, माइनस mre ओमेगा स्क्वायर m से m कट जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा g/r। यस सही है? तो क्वेश्चन में ये t भी पूछता है, टाइम पीरियड r/g। तो इसे लिख लो, रेडियस तो होती है 6400 किलोमीटर अपॉन 10 लिख देता हूं, ये कट जाएगा। तो ये कितना जाएगा बताओ? 2π इंटू 6400 इंटू 100, तो 2π इंटू 800, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 800, है ना? थोड़ा कैलकुलेट करो इसे।
कितनी सेकंड आई? तो 5024 इंटू 5024 सेकेंड। और मिनट कितना आएगा? मिनट 84 मिनट लगभग। तो यानी कि अर्थ का रोटेशन का टाइम यदि 84 मिनट हो जाए हाँ तो हमारा वेट इक्वेटर पर 0 हो जाएगा। यस ये है। तो इसे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं 84 मिनट। ये 84.6 आता है ऐसे करके, ध्यान नहीं मेरे एग्जैक्टली पता नहीं गड़बड़। हाँ गड़बड़ इसलिए आ रही है कि बेटा 84.6 मिनट होता है क्योंकि मैंने यहाँ g की वैल्यू जो है कि 9.8 ले ली थी मेरे को। तो जब आप 9.8 लोगे ना तो कैलकुलेशन करोगे तो 84.6 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ये 9.8 लिख के 84.6 मिनट आंसर है। हाँ 84.6 लिखना है अपने को सभी किताब। हाँ 84.6 ही लिखा गया था। तो ये है बात सही है। एक और डेरिवेशन है वैसे इसका, है ना, और वो डेरिवेशन जब सवाल आएगा तो मैं करा दूंगा, है ना। देखिए ये और अपीयरेंट वेट पूछते हैं यहाँ पे इस जगह। क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा उस समय, है ना। चलो एक्सरसाइज अच्छा, वैसे तो ये सवाल सर्कुलर मोशन के साथ साथ रोटेशन मोशन का भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर देंगे इसे। A spotlight rotates in a horizontal plane with angular speed. The spot of the light will move along the what is the velocity? जैसे लाइट है ये, तो ये यूं घूम रही है ऐसे करके, यूं फिर यूं, ये टॉर्च है यहाँ पे लाइट, तो इसकी स्पॉट अभी यहाँ पे थी, फिर इसकी स्पॉट यहाँ पे, फिर इसकी स्पॉट यहाँ, तो ऐसे चल रही। तो अभी ये 3 मीटर दे रखा है ये, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, मान लेते हैं ये कोई एंगल थीटा है, और ये जो यू घूम रही है इसका 0.1 रेडियन पर सेकंड है। एक मिनट से अल्फा मान लेता हूं क्योंकि थीटा यहां पे दिया हुआ है कितना 45, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के कई सारे तरीके हैं। तो यदि ये थीटा है तो ये डी ओमेगा जो है वो डी अल्फा अपॉन dt 0.1 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात समझ आ रही है नहीं? अब देखो, यदि ये मैं x मान लूं और इसकी वेलोसिटी v है तो ये dx अपॉन dt होगा वेलोसिटी। तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दूं, बोलो। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा अपॉन dt। बात समझ में आती है नहीं? तो dx अपॉन dt तो v होगी और sec स्क्वायर अल्फा इनटू 0.1 तो 0.3 इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अगर ये 45 है तो अल्फा भी कितना होगा 45।
1/2 0.6 मीटर। क्लियर है क्या बात? हाँ Yes, sir. सही है बात? तो ये अच्छा, इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप उस चीज का भी ध्यान रखना। कैसे? बोर्ड पे देखो कि ये ऐसे करके है, तो ये वाला जो रेडियस वेक्टर है ये रोटेट कर रहा है ऐसे यूं, Yes. और ये कर रहा है 0.1 रेडियन पर सेकेंड से। तो ये जो वेलोसिटी होगी, यदि मैं इसे r मान लूं, तो ये v कितनी होगी? r ओमेगा। Yes. क्लियर है क्या बात? तो क्या आप मेरे को r बता सकते हो? ये 3 मीटर है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 3 मीटर, तो 3√2 मीटर होगी नहीं होगी? Yes. तो वेलोसिटी जो होगी वो r ओमेगा यानी 3√3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3√3 मीटर पर सेकंड। तो ये तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ये होगी, लेकिन यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v cos 45। Okay. तो ये जो v होगा, ये v डैश या जो भी मान लो v स्पॉट v डैश, दिस इज v डैश इज इक्वल टू v cos 45। तो इसलिए जो v डैश होगा v cos 45 0.3√3 1/√। ये 3√2 है ना? ये इससे कट जाएगा, एक बढ़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को। हाँ भाई, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें गलत आ रहा है। अगर ये v डैश है और ये v है, ध्यान से देखो, तो ये वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे करके जा रही है, तो v डैश का कंपोनेंट v डैश cos 45 जो होगा v होगा। पर इससे पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी? v cos 45 हुई है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही आपने पूछी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि ऐसे देखो, मान लिया हमें जो निकालनी है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, v डैश से जा रहा है, है ना?
तो स्पोर्ट तो ये चल रही है, तो अगर जो मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालूंगा इसकी, तो कितनी आएगी ये v डैश। समझ में आई ना बात? तो जो चल रहा है, जो एक्चुअल पार्टिकल है, वो तो ये स्पोर्ट चल रही है ना, तो इसकी वेलोसिटी इधर लेनी पड़ेगी अपने। तो v डैश इक्वल टू v अपॉन cos 45, तो v की जगह पॉइंट 3 √2 अपॉन 1 अपॉन √2, तो 0.3 into 2 0.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मैं ही कंफ्यूज हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसा मेथड करते ही नहीं है, लेकिन किसी किसी किताब में ये भी दे रखा होता है, अपन तो कैलकुलस की हेल्प से निकाल लेते हैं, उससे कोई गलती नहीं हो, ओके, है ना? वही ज्यादा बेटर मेथड है कैलकुलस के हिसाब से, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि क्या होगा। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ। हाँ बताओ तृप्ति। हाँ हाँ, हर चैप्टर का अलग अलग मैंने खटाई दिया, उसमें ना पूरा डाउनलोड करोगे ना, पूरे टर्म 1 टर्म 2 का याद आएगा। हाँ, जैसे दो मिनट सुन लो बात, दो क्वेश्चन बैंक हैं, तो एक क्वेश्चन बैंक में भी 7 चैप्टर हैं और दूसरे क्वेश्चन बैंक में भी 7 चैप्टर है ना, और सैंपल पेपर तो वो सीबीएसई बोर्ड का ही है ना। तो जो अलग अलग आ रहे थे ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग, वो मैंने हटा दिया। हाँ, लेकिन यदि आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा जब आओगे आप, लेकिन उसे ले लो क्योंकि वो कंप्लीट है पूरा, एक बार में ये पूरे आ जाएगा। हाँ बेटा बताओ। इसके बाद फिफ्थ वाला, कौन सा? फिफ्थ, a particle move with the acceleration r equivalent magnitude, its tangential and normal acceleration, the speed of the particle is v0। फिफ्थ में देखो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट थी, अब ये कम हो रही है धीरे धीरे, तो मान लिया धीरे धीरे कम होकर के यहाँ पे आगे मान लिया जगह चले, तो यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन होगा और इधर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना। हाँ, तो वो ये कह रहा है अच्छा, दो पार्ट है इसके, है ना, तो AT और AR मैग्नीट्यूड में वो दोनों क्या है, बराबर है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो dv/dt होता हाँ, है ना, और s दे रखा है इसमें, अच्छा, और ये होता है v²/r, हाँ, तो मैं इसे dv/ds भी तो लिख सकता हूं ना, तो v/v²/ds/r, सही है क्या बात? तो अगर जो ये वेलोसिटी कम हो रही है तो यहाँ माइनस चिन्ह भी आएगा साथ में, जब ये मैग्नीट्यूड, तो यहाँ जाएगा माइनस dv/v ds/r, तो ln v 1/r ds, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो 1/r into s
नॉट है एस पर वी हो गई माइनस एल एन बी प्लस एल एन बी नॉट 1 अपॉन आर एस माइनस 0। बोलो तो एल एन वी नॉट अपॉन वी इज इक्वल टू एस अपॉन आर, हाँ या माइनस कॉमन लेके वी अपॉन वी नॉट एस अपॉन आर, यस और इसे लिख सकता हूं मैं एन बी अपॉन बी नॉट माइनस एस अपॉन आर वी अपॉन बी नॉट ई की पावर माइनस एस अपॉन आर वी इज इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस एस अपॉन आर इज द करेक्ट यस यस सर हाँ भाई, अब वो ये बता रहा है सेकंड पार्ट में कि आप एक्सेलरेशन भी बताओ, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस तो कैसे निकालेंगे? अरे टोटल एक्सेलरेशन तो यही आएगा ना, हाँ a total is equal to root over ar square plus at square। तो ar तो होगा b square upon r का होल स्क्वायर, यस और ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा dv अपॉन dt का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? यस और मेरे को तो v की पावर 4 r स्क्वायर लिख लूंगा इसे, क्या मैं इसे v dv अपॉन ds भी तो लिख सकता हूं? यस v dv अपॉन ds का होल स्क्वायर। लेकिन यहां से देखो dv अपॉन ds जो आ रहा है यहां से माइनस v अपॉन आ रहा है, यस तो यहां पे लिखेंगे हम v की पावर 4 r स्क्वायर प्लस v और dv अपॉन ds की जगह माइनस v अपॉन r का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका v की पावर 4 r स्क्वायर प्लस v की पावर 4 r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r रूट 2 इज द टोटल एक्सेलरेशन इन द मैग्नेट। क्लियर है क्या बात? यस नाइन्थ वाला मैंने कर दिया है हाँ। और इसको 60 मिनट के लिए
अगर सी पे टेंशन निकालनी है तो ओ से सी तक का डिस्टेंस होंगे ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बी के लिए ओ बी और ए के लिए ओ ए। हाँ ये मैंने कराया था सवाल आपको। हाँ तो मैंने थोड़ा बहुत हो गया इसलिए मैंने कंफ्यूज करा। हाँ इसके बाद 10th वाला। अच्छा, toy car, a toy car attached to the end of the stretch string of length A. When revolve moves on a smooth horizontal table in a circle of radius A with time period 2. Now the toy cart is speeded till moves in a circle. If Hooke's law holds, अरे Hooke's law ये है टॉय कार्ड, छोड़ो आप इसमें। A toy card attached to the end of an extension of length A. ये तो इसमें ये हुक्स लॉ क्या बोलता है? हाँ F is equal to K, हुक्स लॉ क्या होता है? नहीं भूल गया हुक्स। Stress is proportional to strain. Stress is proportional to Hooke's law. Assume law of friction. Stress is proportional to strain. Young modulus is equal to stress upon strain. देखना पड़ेगा यहाँ आप लोग भूल गए सवाल। ये तो A है। When moves in a smooth horizontal table. ओके अरे एक मिनट रुको। जैसे मान लिया आपने एक रस्सी ली, जैसे इलास्टिक रस्सी नहीं होती है इलास्टिक वाली, तो जब आप उसे घुमाओगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना? एक मिनट रुको। हाँ ठीक है बेटा, वो तो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ोगे, आ जाओ, है ना? हाँ आराम से आओ। ठीक, तो आप क्या करोगे, ऐसे यूं घुमाओगे तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ जाती? तो पहले तो ए है इसकी लंबाई। अब स्मूथ सर्किल में घुमाते हैं तो टाइम पीरियड उसका बढ़ जाता है और ये 2a हो जाती है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2a t। अब ये कह रहा है यदि मैं इसकी स्पीड और बढ़ा दूं, अभी की स्पीड कितनी थी इसकी, मान लिया v की, अब इसकी स्पीड और बढ़ा देता हूं और इसकी रेडियस और बढ़ जाती है यूं करके, तो रेडियस है 3a, तो इसका टाइम पीरियड t डैश कितना होगा ये पूछना है। तो बोर्ड पे देखो हुक्स लॉ क्या है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना? तो यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो यंग मॉडुलस टू स्ट्रेन होगी। बात समझ में आई नहीं? ये क्या होता है मैं बता देता हूं। स्ट्रेस का मतलब है टेंशन, इसके अंदर टेंशन। यंग मॉडुलस कोई कांस्टेंट है, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे है। तो अभी तो मतलब आप इसे ऐसे ही समझ लो, ऐसे करके। तो इसमें जो डेल्टा एल है वो कितनी हुई? 1, और इसमें जो डेल्टा एल हुआ वो कितना हुआ? 2a, क्योंकि ये तो रेडियस थी इसकी, है ना? तो इसमें टेंशन तो t था, इसमें टेंशन मतलब इसमें f मान लेता हूं मैं, f, तो इसमें जो टेंशन हो गया मान लिया f डैश हो गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है तो भी कंफ्यूज हो जाओ। तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल होगा बस। तो इस वाले केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि टेंशन को मैंने फोर्स से रिप्लेस कर दिया, वो mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। सही है। और इसमें जो f डैश होगा, इसमें स्पीड mv डैश स्क्वायर अपॉन 3a के बराबर।
Yes. बात समझ में आई? तो अब वोट कर देते, इसी में और इसे डिवाइड कर देता हूं, तो f अपॉन f डैश इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2a v डैश स्क्वायर अपॉन 3a, तो v स्क्वायर अपॉन v डैश का स्क्वायर 2 into 3। बात समझ में आई नहीं? अब जो फोर्स है वो चेंज इन लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा वो तो a, चेंज इन लेंथ कितनी है a, इसमें चेंज इन लेंथ कितनी है 2a, यानी कि 1/2 3 अपॉन 2 b स्क्वायर अपॉन v डैश स्क्वायर। Yes. तो ये तो कट जाएगा, तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो v डैश यानी कि इसकी स्पीड यदि b थी तो इसकी जो स्पीड होगी अब की बार वो 3 रूट v रूट 3 होगी, Yes. ऐसे है। तो अब हम कर देंगे, तो इसमें जो टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई r अपॉन v, और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई r अपॉन v, है ना? ये तो v डैश, और रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस है 2a और इसकी रेडियस कितनी है 3a, तो t अपॉन t डैश इक्वल टू 2 पाई इनटू 2a अपॉन v, और ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3a अपॉन v डैश, ये आ जाएगा v डैश अपॉन v, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 v डैश अपॉन v, Yes. और v डैश अपॉन v कितना आ रहा है भाई रूट 3, तो 3 अपॉन 2 अपॉन 3 इनटू रूट 3, तो 2 अपॉन रूट, तो t अपॉन t डैश इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इसका करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आ रहा है इसका? Second option. हाँ सही आ रहा, t डैश इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 इज द तो करेक्ट। मेरे को इसका सीन नहीं पता चला, तो स्ट्रेस का पाई के बराबर कर दिया। इसे हाँ. ये हुक्स लॉ है। Okay. अभी आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि इसमें जो जैसे देखो सुनो मेरी बात, जैसे मान लीजिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग Yes. स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो फोर्स कितना लगेगा Normal case. जीरो जीरो। अच्छा मतलब स्ट्रेस नहीं है तो हाँ, Yes. तो यदि आप इसे खींचते हो स्प्रिंग को बढ़ा देते हो तो फोर्स जो लगेगा वो kx डैश लगेगा नहीं लगेगा? Yes. तो आपने इसे नॉर्मल लेंथ से इतना बढ़ा दिया, हाँ. तो जो फोर्स लगेगा ना इस पे Yes. वो लगेगा kx डैश, Okay. ये आप ये समझ सकते हैं। तो k इंटू a, तो इसका जो फोर्स होगा वो k होगा, ये लिखा ना k, Yes. और जो इसका फोर्स होगा वो k इंटू 2a होगा। बस आप इसे भी छोड़ दो चाहे Okay. भैया, आप इसे भी डिलीट कर सकते हो, तो जो फोर्स होगा वो k इंटू x के बराबर होगा बस। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना, स्प्रिंग की तरह मान लो आप इसे, तो k इंटू x क्या है इलोंगेशन, दैट्स इट। Yes. सही है क्या बात? Yes, sir. तो इसमें जो f डैश होगा वो k इंटू इलोंगेशन, इसमें जो f होगा वो k इंटू इलोंगेशन। तो आपकी वीडियो फर्स्ट समाप्त हो गई। अरे यार कभी कभी गड़बड़ हो जाती है सिस्टम में। सिस्टम में गड़बड़ है। तो देखते हैं लाइट आती है नहीं आती।
Yes, sir. सही है बात? हम्म। चलो और बताओ। उसके बाद 12, 13 and 14. कौन सा? 12, 13, 14. ओके 12 देखो। राइट भाग गई, दिक्कत होने वाली है थोड़ी सी। हाँ भाई 12th में देखो। A small frictionless rock slide along the velocity ऐसे, और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक और ये ऐसे आ रहा है घूमता हुआ और रूट जी आर और ये है 0.5 ऐसे। क्लियर है क्या बात? 0.5 रूट जी आर on the horizontal surface the block leave the surface at point C। यहाँ देखो जब ये यहाँ पे आएगा ऐसे घूमता घूमता तो यहाँ पे आएगा ऐसे, और फिर जब ये नीचे आएगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ो, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये रेडियस है। तो ये बताओ यदि यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v डैश होगी ये इससे ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो क्या आप निकाल सकते हैं इस वेलोसिटी को? हाँ निकाल सकते हैं। A पॉइंट और B पॉइंट पर KA प्लस UA इज इक्वल टू KB प्लस UB, इसे आप रेफरेंस मान लो। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, ये h हो गया, और यहाँ पे हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी b पे? 0। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. तो m से तो m कट जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर। वही आता v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वाली के साथ है। तो v स्क्वायर तो है 0.5 रूट gr, 0.5 रूट gr का स्क्वायर, और जो h आएगा R minus R. वेरी गुड, r1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर। तो ये जाएगा 0.5 gr, तो ये जाएगा 2gr cos थीटा इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2 cos थीटा इनटू gr। ये इक्वेशन लिखो। Yes. क्लियर है क्या बात? Yes. अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो एक बार, इसमें फोर्स कितने लगेंगे इस पॉइंट पे? mg, ये एंगल थीटा मान लो, हाँ. और क्या लगेगा नॉर्मल? इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे? परसेंट नॉर्मली लगेगा. हाँ, तो इट इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बता सकते हो? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? mg cos theta minus mg cos थीटा माइनस नॉर्मल
इट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और v डैश लिख देंगे। क्लियर है क्या? ये समझ आ रही है बात? यस सर। अब वो ये कह रहा है, लिख लेना, कॉपी कर देना बाद में, कि वो यहाँ पे सरफेस को लीव कर दे। तो लीव करने की कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल। वो कह रहा है 0 कर दो, कर दिया हमने। mg cos थीटा इज इक्वल टू mv डैश स्क्वायर अपॉन r, m से m कट जाएगा, तो g r cos थीटा इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, v डैश की ये वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कर लो तो हाँ भाई, उसके बाद 13 एंड 13 तो मैंने कराया था बेटा आपको क्वेश्चन। समझा नहीं मुझे एंगुलर एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि शायद मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताएंगे कि ये जैसे आपने पेंडुलम को लटका दिया यहाँ पे और इसे आपने ऐसे विस्थापित किया, तो मैक्सिमम एंगुलर एंगल जो होगा वो थीटा नॉट होगा। अब जब आप इसे छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, ये ऐसे आएगा और इधर भी थीटा नॉट तक जाएगा। तो ये जो एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसे एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है जब आपने इसे छोड़ा तो अब ये किसी समय इस जगह पर होगा और ये एंगल जो होगा ये थीटा है। बात समझ में आई? मैं भी एक बार ट्राई करूंगी इसको वापस। ओके The figure shows the velocity and acceleration of a point-like body at the initial moment of its motion. The acceleration vector of the body remains constant. अरे कैसा क्वेश्चन आ गया कि इसकी वेलोसिटी ले रखी है 8 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है ऐसे 150। ये तो 60 डिग्री होगा 90 डिग्री होगा ऐसे।
हाँ The minimum radius of curvature of the trajectory of the body. तो radius of the curvature बोलना है। तो radius of curvature b perpendicular square upon a होता है ना, b perpendicular square upon r, हाँ तो upon a ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो ये है, तो वेलोसिटी तो इसकी ऐसे है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ऐसे, ये आपको बतानी है इस पॉइंट पे। ऐसे मूव कर रहा है ना ये यूं कर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है आपको। तो v परपेंडिकुलर तो इसमें 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो AR जो होगा वो हो जाएगा a cos 60 a/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन a यानी a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी दी रखी है भाई 2, तो 2/2 तो कितना आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो आ जाएगा 64 मीटर इसका करेक्ट आंसर। आ रहा है क्या आंसर? आइए ना, द मिनिमम, अच्छा एक बड़े मिनिमम इस इंस्टेंट पर तो इतनी होगी, इस इंस्टेंट पर तो इतनी होगी, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बोर्ड पे देखो जरा थोड़ा सा, हाँ जी भाई, ये वेलोसिटी है, एक तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा और एक इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 60 डिग्री है, तो ये तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो v परपेंडिकुलर अपॉन a, तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? वेलोसिटी कितनी है ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसे देखोगे, यदि मैं x एक्सिस y एक्सिस मान लूं, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इनिशियल तो 8 मीटर पर सेकेंड थी, और इस डायरेक्शन में कितनी थी वेलोसिटी पार्टिकल की? 0, है ना? तो मैं ये कह देता हूं कि आफ्टर t टाइम वेलोसिटी, क्योंकि r मिनिमम तब होगा जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब मिनिमम हो जाएगी, है? कैसे करें? आफ्टर टी टाइम, ये जो वेलोसिटी होगी आफ्टर टी टाइम, ये तो हो जाएगी 8 माइनस √3t, और ये हो जाएगा 80, ये t हो जाएगा आफ्टर टाइम, है ना? ये वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन तो ये होगा हमेशा, ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसे करें? तो वेलोसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद u बैटरी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि a मैक्सिमम होना चाहिए, तो a मैक्सिमम होगा
अगर जो ये परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए इसमें ये एंगल ऐसे होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, और ये कितना है 60 डिग्री, ये होना चाहिए 30 डिग्री। तो tan 30 में इसमें यदि लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 माइनस रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। तो t इज इक्वल टू 8, 3 माइनस 3t इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 80। तो t इज इक्वल टू 2 रूट 3 सेकंड पर कंडीशन बनेगी कि वेलोसिटी जो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे। देखो जो रेडियस ऑफ है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन ए होता है ना। तो इसके मिनिमम होने के लिए तो स्पीड तो मिनिमम होनी चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, तो अभी तो ए का कंपोनेंट ये था यानी ए cos थीटा, ये होना चाहिए 1, यानी कि सारा का सारा एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा तो मैक्सिमम होगा। तो ये बी परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए, इसके एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम। कांस्टेंट ही है ना? हाँ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए तो कह रहा हूं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी मिनिमम होगी जब सारा का सारा एक्सेलरेशन 2 ही हो, 2 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पे कितना लिया था हमने, a cos 60 कंपोनेंट लिया था, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए इसके, तो इतने टाइम पे होगी। तो अब हमें वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा 8 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6 और 2 मीटर पर सेकंड, और ये कितना जाएगा 2 रूट 3। तो कंडीशन ये बनेगी, ये तो 2 मीटर पर सेकंड होगा और ये होगा 2 रूट 3 मीटर पर सेकंड। और नेट वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। और एक्सेलरेशन होगा ये, और ये ऐसे बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन ए, तो ये जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 16/2 8 मीटर, इसका करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। इसमें हैंड बनना है, देखो क्वेश्चन के आगे मतलब काफी टफ सवाल है ये वाला तो गलत ही है ना।
इसे योगी जी को बोल दिया। Yes, madam. ओके तो इसके बाद पार्ट 2 को करनी है पूरी। सब मैंने पहले बोल दिया उसने। है क्या कह रहे हो बेटा? पर इसके बाद पार्ट 2 के 3 से नहीं सारे करने हैं, बाकी बचे मेरे। अच्छा 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 तो 15-16 हो गया ये। यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या था, ये एक्सरसाइज 2 था ना, तो पार्ट 2 कर देते हैं अपन स्टार्ट, है ना? पार्ट 2 में भी सर फोकस जो सेकंड वाला मैंने कर दिया। सेकंड वाला हो गया, यस सर। तो अपने को फर्स्ट वाला करना है ना? नहीं सर, फर्स्ट वाला भी हो गया, आपको 3 से आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा अच्छा 3 से आगे कंटिन्यू कर। अरे ये तो 3 वाला बहुत ही गंदा सवाल है। तीसरा वाला पेपर एक तो की तरह हो गया था, इतना कुछ निकालता है इसमें। अरे बहुत गंदा सवाल है। टू पार्टिकल A B move angular with the same speed V in a circular area diametrically opposite to each other. A is imparted tangential to constant magnitude if the time in which a collide with this B angle velocity is radian acceleration at the देखो थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो टू पार्टिकल है ए और बी, एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम स्पीड v in a circle of radius r and are diametrically opposite each other। ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, सही है बात? t is imparted tangential acceleration of constant magnitude AB, इसे tangential acceleration दे दिया, सही है? और जो AD है वो 72 b स्क्वायर अपॉन 25 if the time in which A collide। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये तेजी से आएगा और B के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 185 पाई आर। तो विद रिस्पेक्ट टू B मैं आपसे पूछता हूं, विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू B एट t इज इक्वल टू 0 पर A की स्पीड कितनी थी? 0। और एक्सेलरेशन कितना था? 72 b square by 25 pi r। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? pi r। तो इक्वेशन मिल गई हमें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, ऐसे पाई आर 72 v स्क्वायर अपॉन 25 पाई आर इनटू और t स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू भी दे रखी है। ये 5 pi r by हाँ, तो ऐसे लिखेंगे इसे 50 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 72 बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है टी की वैल्यू? 5 पाई आर अपॉन n1 बी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? yes तो 25 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर n1 स्क्वायर बी स्क्वायर 50 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 72 बी स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर जो होगा 72 अपॉन 2, 36 दूनी 72, n की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है क्या बात? yes
अच्छा, तो अब दूसरा पार्ट क्या है? The angle traced by stands 11 by 2. हाँ, तो एंगल कैसे निकालेंगे? अब एंगल तो भैया यहाँ पे था, ऐसे करेंगे, ये यहाँ पे था, अब ये यूं होगा, ऐसे कहीं आ गया होगा, ये तो विद रिस्पेक्ट टू बी था सिस्टम। अब ए तो वास्तव में ऐसे घूमेगा, तो ये जो u था और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं आ जाएगा, है ना? तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल तो अल्फा थीटा ऐसे होगा। Yes. तो कैसे निकालूं? देखो, ये मैं आर्क निकाल लेता हूं, निकालूंगा कैसे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो अब की बार u जो है वो मैं v ले लूंगा, Yes. और टाइम जो है वो ये ले लूंगा। अच्छा, n1 की वैल्यू आ गई ना, तो टाइम जो होगा वो ये है 5 पाई r अपॉन 6v। बात समझ में आ रही है नहीं? और एक्सेलरेशन तो उसने दे ही रखा है 72v स्क्वायर अपॉन 25 पाई r। क्लियर है के बाद? तो L बराबर Yes. v इंटू टी इंटू टी स्क्वायर। तो अच्छा, टी तो यहां भी आएगा, ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 25 से 25 72/12, 36 दूनी 72, है ना? 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कट जाएगा, है ना? और पाई तो रहेगा, साथ में आर भी रहेगा, है ना? और ये आ जाएगा 5 पाई आर अपॉन 6 प्लस पाई आर इक्वल टू 11/6 पाई आर। देखना बेटा, एल Yes. सर तो एंगल बाय आर हो जाएगा ना? हाँ बेटा, Yes. तो ये जो एंगल होगा ये होगा आर्क अपॉन रेडियस 11π/6। क्लियर है क्या बात? और क्वेश्चन में ये दे रखा है 11π/n2, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। Yes.
और एंगुलर वेलोसिटी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले यहां पे v डैश को निकालो और इसे r ओमेगा कर देना, तो ओमेगा डैश आ जाएगी। तो यहां पे v डैश कितनी आएगी निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे? v डैश इज इक्वल टू u प्लस at से, v बराबर u प्लस at से v डैश इज इक्वल टू v प्लस a इनटू t। t कितना है देखना बेटा, यह आ जाएगा v, सब कट जाएगा 72/5v, 78 77/5v, v डैश। छह भी तो कटेगा, 6 5 और 6 से कटेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12/5 17/5 v। बोलो साइन है ना। और v डैश को क्या लिखूंगा मैं? v डैश को लिख दूंगा r ओमेगा डैश। तो हमारी जो ओमेगा आएगी है ना, तो कितनी आएगी 17/5v/r। और इसमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 70v/n3 into r, तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई 5। कॉपी करो यहां, Yes, sir. एक आपको ऐसा किस तरह आपने क्या हाँ बेटा बताओ। Yes, sir. Done. अब क्या रहेगा रेडियल एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो मतलब यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन ही निकालना है आपको, तो निकाल लोगे नहीं? Yes. कैसे निकालोगे? So, v dash square by r. हाँ v डैश स्क्वायर बाई r, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो v डैश स्क्वायर अपॉन r, तो v डैश स्क्वायर तो 17/5 का स्क्वायर अपॉन r, 17 17 289 अपॉन 25 v स्क्वायर अपॉन। तो ये किताब में दे रखा है क्वेश्चन में 5r और n4, तो 25 इक्वल 5 n4, तो n4 कितना हो गया 5 और ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, तो आंसर कितना आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5, छतुनी 12 और 10 22, 32 22 is the correct answer।
हाँ भाई, तो साफ कर दूं, आंसर आ रहा है, हाँ चेक कर लो एक बार। वेरी गुड। तो मतलब गंदा सही सवाल है, कुछ ज्यादा ही गंदा है ना, लेकिन ये है, हाँ एडवांस में आजकल ऐसे ही बना के दे रहे हैं सवाल, ये भी बात सही है ना। एक भी वैसे तो आसान ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन गंदा हो ये। हाँ भाई, फोर्थ करना जरा। Block of mass 1 kg moves on a horizontal circuit against a ball of cylindrical globe. ये और रेडियस कितनी है, ऐसे इसमें घूम रही है ये यूं करके, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना यूं। तो ये मैंने कराया था। The floor of the room on the with smooth but friction coefficient between wall and mu. ये यहाँ पे घूम रहा है फ्लोर पे, ऐसे करके यहाँ पे घूम रहा है, ऊपर नहीं घूम रहा, नीचे घूम रहा है। The block is given initial velocity v naught. If speed at that instant is, इसे स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, then calculate resultant acceleration of the block at that instant. चलो कोई बात नहीं, तो कर सकते हो, सोच सकते हो कैसे कैसे निकालेंगे अपन इसे। पढ़ लो सवाल को एक बार। तो देता हूं इसको, और ये ऊपर नहीं उड़ रहा है, हवा में नहीं है ये यहाँ पे है जमीन पे, लेकिन नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है। हाँ, सो कितने फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो mg, एक नॉर्मल फ्लोर वाला नॉर्मल लगेगा, एक वॉल लगाएंगे, एक बोर वाला नॉर्मल लगेगा, और एक आगे की तरफ फ्रिक्शन, आगे नहीं पीछे, पीछे हाँ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यूं करके लगेगा पीछे फ्रिक्शन। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और इसकी वैल्यू म्यू इनटू क्या लिखूं, हाँ वही तो पूछ रहा हूं। अरे m तो वही आएगा जो फ्रिक्शन लगा रही होगी जो सरफेस, ओके तो फिर n डैश, वेरी गुड, म्यू इनटू n डैश, और n डैश जो होगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड mv स्क्वायर अपॉन r। तो m तो है 1, v है 2, r है 2 रूट 2, 4 अपॉन 2 रूट 2, रूट 2 न्यूटन इज द n डैश, और म्यू कितना है 1 इनटू रूट 2, तो फ्रिक्शन हो गया है ना भाई। तो टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा इसमें, कितना होगा, म्यू के अपॉन m, बात समझ में आ रही है नहीं। यस, और टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा रूट 2 अपॉन 1, तो टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में इसमें रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर अपॉन r, और v कितनी थी 2 स्क्वायर अपॉन रेडियस है 2 रूट 2, ये आ जाएगा रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, चेक कर लो एक बार आंसर।
हाँ भाई, कौन सा करना है? 4। साफ कर दूं? यस। हाँ, वेरी गुड। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ही क्वेश्चन होगा, इस पे भी हैंड टाइप से बना हुआ है। A car goes on a horizontal circular track of radius 27 meter, root 27 meter, यानी 3 root 3 meter. The speed increasing at a constant rate 1 meter per second square, starting from rest. Friction coefficient between the tire and mu. The time at which the car will skid. बताओ जरा, हमें ये बताना है कि कार कब स्किड करेगी। ये देखो, तो कार स्किड करेगी कब? अरे हॉरिजॉन्टल पर वेलोसिटी कितनी होती है? म्यू आर की होती है ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो सेफेस्ट स्पीड होगी वो कितनी होगी? 0.2 into 3 root 3 into 10, तो जाएगी 6 root 3 meter per second. This is the maximum speed, safest speed. यस। एक मिनट रोकना पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, ओके। क्योंकि ये फॉर्मूला हमने तब लगाया था जब कार कांस्टेंट स्पीड से घूम रही थी। हाँ, यस। अब इसमें तो क्या है? एक्सेलरेशन भी है, तो इसका टॉप व्यू देखो। यदि इसमें एक्सेलरेशन भी होगा तो एक तो इसमें एटी इधर की ओर भी लगेगा, तो एआर इधर भी लगेगा। यस। तो जो नेट फोर्स होगा इसमें, नेट एक्सेलरेशन इधर होगा तो नेट फोर्स इधर होगा, तो जो हाँ, तो नेट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इधर की साइड लगेगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो होगा रूट ओवर एम, मतलब ये टेंजेंट, ये तो हो जाएगा आपका रेडियल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि एम ए आर का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर जो होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू एन जी होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं? यस। हाँ, तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू है बेटा। फ्रिक्शन के लिए आपने लाइक एमएआर और एमएटी होगा। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स। हाँ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो m इंटू ए आर होगा, और जो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लगेगा। लेकिन ये पता आएगा कहां से? ये फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट होगा। हाँ, यस। जब गाड़ी चल रही है मान लिया, तो गाड़ी में फोर्स कौन लगेंगे? एक तो अर्थ लगाएगी mg, यस। और अर्थ लगाएगी नॉर्मल, और टायर और सड़क के बीच में लगेगा फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन जो होगा यही से रेडियल फोर्स और यही से टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड कराएगा। ओके। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर। निकालना क्या था हमें? v निकालने थे, v। फाइंड द टाइम द कार विल स्किड। तो पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, एटी स्क्वायर इक्वल टू v की पावर 4 अपॉन r। तो म्यू तो है 0.2 का स्क्वायर, 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू v की पावर 4 अपॉन
आर स्क्वायर यानी कि 27, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 बी की पावर 4 अपॉन 27, तो 3 इंटू 27 बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 4, तो स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। हाँ तो v बराबर u प्लस ए लगा देंगे हम। तो u तो है 0 और एक्सेलरेशन है 1 और t है 3, तो एक मिनट, वेलोसिटी तो है 3 0 1 into t 3 सेकंड इज द करेक्ट आंसर।